So, hi everyone, my name is Ravis and I teach philosophy and literature. Welcome to yet another lecture. And in this video, we are going to learn Claude Lévi-Strauss, one of the major structuralist. अब क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस ये जो वीडियो है थोड़ा शायद मे भी बड़ा हो जाए 30 से 40 मिनट्स का, लेकिन आपको देखना है लास्ट तक, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस ने मिथ को कैसे एनालिसिस किया था, मिथ को कैसे स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया था। ये जो चैप्टर है ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो आई एम प्रीटी श्योर एंड आई गारंटी यू कि आपको स्ट्रक्चरलिज्म में कभी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस ने स्ट्रक्चरलिज्म को यूज करके मिथ को एनालिसिस किया है लिटरेचर के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस, ठीक है, क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस 1908 से, ये काफ़ी लंबा, मतलब काफ़ी लंबी ज़िंदगी इन्होंने जिया था, 2009 तक, है ना। नाउ क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस जो थे, ही वॉज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, क्लियर है। अब इन्होंने अपने एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, एंड ही वॉज बॉर्न इन बेल्जियम, कह सकते हैं कि बेल्जियम बॉर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस ने स्ट्रक्चरलिज्म का यूज किया अपने एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, ताकि उसको समझने की कोशिश की उन्होंने, स्पेशली मिथ्स के ऊपर। उनका मानना था कि जो ह्यूमन ब्रेन है अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, तो उनकी जो वो एक तरह से ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की तरह है। मतलब हमारा जो अनकॉन्शियस है, ह्यूमन ब्रेन का जो अनकॉन्शियस पार्ट है, वो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में है अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसके बेसिस पे क्या करते हैं हम चीज़ों को, हम अपनी एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट करते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, थोड़ा फिलोसॉफिकल लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। जैसे मैंने स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ाया था कि हम जब किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, किसी टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं, किसी पोइट्री को, किसी नॉवल को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे मैंने बोला, घर को अगर समझना है कि घर कैसा बना हुआ है, तो हमको उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, है ना। जैसे स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाई जाती है, क्लियर है, किसी न किसी साइंटिस्ट को दिखा के, है ना, जो स्पेशली जो बिल्डिंग्स को बनाते हैं, है ना, तो बिल्डिंग का एक अपना स्ट्रक्चर बनता है, एक मैप, रोड मैप जिसको कहते हैं, उस रोड मैप के थ्रू पूरे के पूरे ढांचा को तैयार किया जाता है, तो वो स्ट्रक्चर हुआ। बिल्कुल उसी तरीके से लिटरेचर के अंदर भी क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसके बेसिस पे हम लिटरेचर को लिखते हैं, जिसके बेसिस पे हम पोइट्री को लिखते हैं। जैसे मैंने सोनेट का एग्जाम्पल दिया था, सोनेट 14 लाइन का स्टेंजा होता है ना। जैसे ऑक्टेट प्लस सेस्टेट प्लस 2 कह सकते हैं कि राइमिंग कपलेट होता है, तो वही स्ट्रक्चर के बेसिस पे अदर सोनेट्स लिखी जाती है, करेक्ट। तो बिल्कुल उसी तरीके से इनका भी मानना था कि जो ह्यूमन ब्रेन है अक्रॉस द ग्लोब, है ना, वो एक इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से ऑर्गेनाइज है ना, एक बिल्कुल कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल वे में ऑर्गेनाइज है। उसी के बेसिस पे हम क्या कर पाते हैं, हम चीज़ों को इंटरप्रेट कर पाते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस को समझ पाते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस को उजागर कर पाते हैं, है ना। तभी तो हम इंडिया में बैठा हुआ इंसान, जब हम हॉलीवुड सिनेमा को देख रहे होते हैं, जब हम ब्रिटिश या अमेरिकन टीवी सीरीज को देख रहे होते हैं, तो उनके जो इमोशंस हैं उसको हम रिलेट कर पाते हैं, उसको हम समझ पाते हैं, तो यहीं से आता है, क्लियर है। अब हम मिलके कुछ मेजर वर्क्स को देखेंगे, फिर एक एक करके हम उसको एनालिसिस करेंगे। तो जो सबसे पहला इनका जो मेजर वर्क था वो था द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, द एलिमेंट्री। अच्छा, ये जो वर्क है ये उतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, खासकर लिटरेचर वालों के लिए, बट फिर भी हमें याद रखना है, ठीक है। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, किनशिप, है ना, ये पब्लिश हुआ था 1949 में। दूसरा जो इनका वर्क है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रिस्ट ट्रॉपिक्स, ट्रिस्ट TRISTES, ट्रिस्ट टॉपिक्स। और ये अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में जब वो ट्रैवल कर रहे थे, है ना, वहां से जाके ये इंस्पायर्ड होके इन्होंने इस वर्क को लिखा था 1949 में, 1949 में। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से कलेक्शन है, कलेक्शन है। फिर स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी,
स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये पब्लिश हुआ था 1962 में, 1962 में। और एक और इनका वर्क था जो कि द सैवेज माइंड, द सैवेज माइंड, द सैवेज माइंड। क्लियर है? ये पब्लिश हुआ था 1971 में। क्लियर है? अब द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, हम इसको थोड़ा देखते हैं, क्योंकि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मैं अभी रिसेंटली आईआईटी खड़गपुर गया था, तो वहाँ पे एक प्रोफेसर थी, प्रोफेसर बारबरा, एंड शी वाज फ्रॉम जर्मनी, सो शी वाज टॉकिंग अबाउट द किनशिप। उनका पूरा लेक्चर ही किनशिप के ऊपर था। तो मैं अभी वो लेक्चर को तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट मैं इस बुक को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली में इस बुक में जो हमारे राइटर हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। इस बुक में वो टोटेइज्म और किनशिप की बात करते हैं, है ना, टोटेइज्म और किनशिप की बात करते हैं, टोटेइज्म एंड किनशिप। अब देखो इस एग्जांपल के तो समझते हैं। किसी ने बोला ईगल क्लैन, ईगल क्लैन, और किसी ने बोला स्नेक क्लैन, स्नेक क्लैन। सपोज मानते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी है, एक ऐसी सोसाइटी है, मतलब बहुत पहले की बात, बहुत पहले के समाज के बारे में कह रहा है। तो पहले क्या हुआ करता था, जैसे अगर आप अमेरिकन समाज के बारे में जानोगे, किसी ट्राइब्स के बारे में जानोगे, तो ट्राइब में क्लैन हुआ करता था, है ना। तो एक क्लैन मान के चलते हैं कि एक क्लैन वालों ने बोला कि वी आर द ईगल क्लैन, और एक क्लैन वालों ने बोला वी आर द स्नेक क्लैन। तो जो ईगल है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, जो टोटेइज्म ऑफ किनशिप है, तो ये जो क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस है, इनका कहना है कि जो ह्यूमन ब्रेन है, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, जो ह्यूमन सिस्टम है, ये जो किनशिप, ट्राइबल किनशिप सिस्टम है, वो कोरिलेट करता है, वो एक तरह से एनिमल टोटेइज्म में कनेक्शन, मतलब कनेक्टेड है, क्योंकि एनिमल जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे जो ईगल क्लैन है, तो ईगल क्लैन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ईगल का क्या मतलब होता है? ब्रेव, है ना, स्काई, फ्रीडम, स्काई, फ्रीडम, फ्रीडम, है ना। और स्नेक का क्या मतलब होता है? अगर हम ऐसे भी लिटरल मीनिंग भी देखना चाहेंगे तो स्नेक का मतलब होता है अर्थ और डेथ, अर्थ और डेथ, है ना। तो कहता है कि एक वैसा क्लैन, ईगल क्लैन, जिसका मोटो होता है स्काई फ्रीडम, विच मीन्स कि वो क्लैन बिल्कुल निडर है ना, बहुत ब्रेव है, और वो फ्रीडम है, मतलब एक तरह से वो फ्रीडम सीख करता है। तो उस क्लैन का जो मोटिव होता है, जो मोटो होता है, वो या क्या होता है? फ्री, मतलब फ्रीडम, और एक तरह से पावरफुल। तो उसने अपने अपनी क्लैन का नाम दिया ईगल क्लैन। क्लियर है? अब दूसरा है स्नेक क्लैन, जो कि अर्थ पे रहता है और जो रिप्रेजेंट करता है डेथ को, है ना। तो डेथ को और अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है? दिस इज एसोसिएटेड विथ हीलिंग, हीलिंग, टैबू, इस तरह की चीजों से ये एसोसिएटेड होता है। और यहाँ पे जो ईगल क्लैन है वो एसोसिएटेड है लीडरशिप और हंटिंग, हंटिंग सॉरी, लीडरशिप और हंटिंग, है ना। अब जैसे इसको समझते हैं, कहता है कि जैसे ईगल क्लैन, किसी ने बोला कि मैं ईगल क्लैन से बिलोंग करता हूं, तो ईगल क्लैन रिप्रेजेंट कर रहा है स्काई और फ्रीडम को, और ये एसोसिएटेड है क्या से? लीडरशिप से और हंटिंग से। तो ये क्लैन जो है क्लैन ए, और ये क्लैन बी मान लेते हैं। और जो बी क्लैन है वो कहता है कि हमारा क्लैन का नाम है स्नेक क्लैन, एंड वी रिप्रेजेंट अर्थ एंड डेथ, जिसका मतलब होता है हील करना या फिर टैबू टॉपिक्स। तो विच मीन्स कि ये क्लैन की जो मोटिव है, ये क्लैन का जो मोटो है, वो ये क्लैन में नहीं है। तो क्लैन ए इज नॉट इक्वल टू क्लैन बी, है ना। इसलिए जब ट्राइब्स के अंदर जब शादी होती थी तो सेम क्लैन के लोग आपस में शादी नहीं करते थे, बल्कि क्लैन ए का लोग क्लैन बी से करेगा, उसी तरीके से क्लैन ए का लोग क्लैन सी से करेगा, जो कि डिफरेंट होगा। मान लेते तीसरा क्लैन कुछ और हो सकता है, जैसे स्नेक क्लैन हो गया, ईगल क्लैन हो गया, यहाँ पे टाइगर क्लैन हो सकता है, टाइगर क्लैन, है ना। तो एनिमल के टोटम से उसने क्या किया? अपने आप को रिप्रेजेंट किया, अपने आप को कनेक्ट किया, है ना। तो यहाँ पे ईगल क्लैन और स्नेक क्लैन दोनों आपस में डिफरेंट है, दोनों क्लैन ही डिफरेंट है। वी कैन नेवर से कि स्नेक क्लैन इज इक्वल टू ईगल क्लैन। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब दो क्लैन आपस में इसलिए शादी करते थे ताकि उनका जो मोटो है वो डिफरेंट हो सके। तो ये क्या है? ये एक तरह से बाइनरी अपोजिशन है, ये वो ट्रांजेक्शनल बाइनरी अपोजिशन की बात कर रहे होते हैं। क्लियर है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट वर्क पे चलते हैं, जो नेक्स्ट है इसका ट्रिस्ट टॉपिक्स, ट्रिस्ट टॉपिक्स, ट्रिस्ट टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है
ट्रिस्ट टॉपिक्स। ये जो वर्क है, ये वर्क इन्होंने अमेजोन के रेन फॉरेस्ट में बिताया है। तो इनका जो एक्सपीरियंस था अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, है ना, वहां से एक्सपीरियंस लेके उन्होंने इसको लिखा था। ये एक तरह से कलेक्शन ऑफ, कह सकते हैं, मेमोआर था। मेमोआर उसको कहते हैं ना, जो अपने लाइफ से एक्सपीरियंस लेके जो इंसान लिखता है, जैसे एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, है ना। अब इनका जो वर्क है वो, लेवी स्ट्रॉस का जो वर्क है, प्राइमरली लिटरेचर में सिर्फ और सिर्फ मिथ के एनालिसिस के लिए जाना जाता है। वैसे हमने इसलिए पढ़ लिया क्योंकि यूजीसी नेट क्या करते हैं, कभी कभी डेविएट कर जाता है और क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देता है, इसलिए हमने इस दोनों को अच्छे से पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो मिथ है, एनालिसिस ऑफ मिथ। अब ये इसलिए मैं कह रहा था कि पूरा का पूरा क्लास आपको देखना है, ताकि आप एनालिसिस ऑफ मिथ करना सीख जाओगे। किस तरह से लेवी स्ट्रॉस कर रहे थे, तो आप इजीली लिटरेचर को, इजीली स्ट्रक्चरलिज्म को समझ जाओगे, है ना। अब इस चीज को पढ़ने से पहले मैं एक कहानी बताता हूँ आपको, ऑडिपस द रेक्स की। आई होप बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के बच्चों को पढ़ाया जाता है ना। अगर आप बीए सेमेस्टर 1 में हो, है ना, तो आपको पढ़ाया जाएगा एडिपस द किंग, एडिपस द रेक्स, है ना, ऑडिपस रेक्स। अब जो कहानी है वो कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। बहुत पहले, ऑडिपस के आने से पहले, उसके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर कह सकते हैं, उन्होंने एक थीब्स, एक जगह है थीब्स, इसी की कहानी है। यही एक प्लेस है जहाँ पे ऑडिपस रेक्स की कहानी होती है। आपको पूरा कहानी अच्छे से समझना है। अगर ऑडिपस रेक्स आप नहीं समझोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंटायर लेक्चर। मैं अच्छे से कहानी को बताऊंगा। ऑडिपस रेक्स जो था, है ना, वो कहानी ऑडिपस की शुरुआत से होता है, लेकिन कहानी ऑलरेडी बैक में चल रहा होता है। तो लॉन्ग बिफोर ऑडिपस के जन्म से पहले एक जगह था जिसका नाम था थीब्स। कि ऑडिपस रेक्स से पहले थीब्स एक जगह था जिसका एक राजा था कैडमस, और कैडमस ने क्या करता है, ड्रैगन को मारता है, ड्रैगन को मर्डर कर देता है। और जब ड्रैगन को मर्डर कर देता है तो एथीना एक क्वीन होती है ना, वो कहती है कि इस मरे हुए ड्रैगन का जो टूथ है, उस टूथ को क्या करो, लैंड पे फेंक दो, मतलब बिछा दो, है ना, सोन कर दो। तो जहां जहां ये गिरता है, इसका टूथ गिरता है, वहां से इरप्ट होते हैं मैन, इंसान। वो आर्म्ड मैन होता है ना, हाथ में बिल्कुल तलवार लिए, और आपस में क्या करते हैं, सब फाइट करने लगते हैं। इवेंचुअली आपस में सब फाइट करते करते इवेंचुअली 5 लोग बचते हैं, और ये जो 5 लोग होते हैं ये नोबल मैन होते हैं, कहाँ के, थीव्स के। तो इसी 5 लोगों से ये थीव्स का जो किंगडम है उसकी शुरुआत होती है। क्लियर है? तो इसीलिए कहता है कि कहानी की शुरुआत से हमें पता चल जाता है कि ये जो कहानी है वो एक्चुअली में ब्लड सेट्स और मैजिक से मिलकर बना है, विच मीन्स कि इसकी जो पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो ब्लड सेट्स और मैजिक है, और एक तरह से कह सकते हैं कि वायलेंस के बीच में इरप्ट हुआ था पूरी की पूरी कहानी। और ये वायलेंस सबसे पीक पे तब होता है जब ऑडिपस पैदा लेता है, जब ऑडिपस की कहानी की शुरुआत होती है। अब हम लोग ऑडिपस को समझते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है कहानी का। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, लायस। इसको पहले मैं रब कर देता हूं, ठीक है, बस नाम याद रखना, कैरेक्टर। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, लायस। लायस क्या है, फादर है ऑडिपस का। लायस जो है फादर है ऑडिपस का। तो एक ऑरिकल होता है जिसके थ्रू लायस गेट्स टू नो कि उसका जो बेटा है ऑडिपस, अभी ऑडिपस तो नाम पता नहीं है, तो उसका जो बेटा है वो क्या करेगा, वो एक दिन अपने फादर को मारेगा और अपनी ही माँ से शादी कर लेगा, ठीक है, ये ऑरिकल होता है। तो ये बात सुन के जो लायस है काफी गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है कि ऐसा क्यों। तो उसने क्या किया, उसने अपने छोटे से बेटे को, ऑडिपस को, शहर से बाहर फेंकवा देता है। लेकिन वो जो चाइल्ड है वो रेस्क्यू किया जाता है किसी दूसरे राजा के द्वारा, है ना। फिर क्या होता है कहानी में जब ऑडिपस धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है, तब वो एक दिन क्या होता है, रास्ते में इस किंग का मर्डर कर देता है, लायस का मर्डर कर देता है आउट ऑफ एंगर, है ना। रास्ते से जा रहा होता है,
लेकिन दोनों आपस में टकराव होता है और इसमें लायस को मार दिया जाता है। तो लायस का मर्डर करता है, अपने ही फादर का मर्डर कर देता है। फिर क्या होता है, अननोइंगली मारता है, इसको नहीं पता, अननोइंगली मार देता है, इसको नहीं पता है कि इसका ये फादर है। फिर क्या होता है कहानी में, फिर कहानी आगे बढ़ता है और ये बढ़ते बढ़ते ऑडिपस जो है बढ़ते बढ़ते फिर इसी शहर में आता है, थीब्स में आता है। थीब्स में आता है और जब थीब्स में आता है तो इसे पता चलता है कि थीब्स के बाहर एक स्पिंक्स नाम का प्राणी है, एक स्पिंक्स नाम का एनिमल है। और एनिमल, ये जो स्पिंक्स होता है ना, इसके जो पंख होते हैं वो बर्ड की तरह होता है और इसका जो चेहरा होता है, जो फेस होता है वो ह्यूमन की तरह होता है और जो बॉडी है वो लायन की तरह होता है। तो स्पिंक्स जो है वो ओरेकल कर रहा होता है और स्पिंक्स कहता है कि थीब्स के अंदर तभी जा पाओगे तुम जब तुम मेरा रिडल सॉल्व करोगे। तो ये सबसे मैजिकल कह सकते हैं कि सबसे डिफिकल्ट रिडल था उस समय का। तो रिडल जो था स्पिंक्स हर इंसान से पूछता था, जो भी थीब्स के अंदर जाना चाहता था तो उससे स्पिंक्स पूछता था कि बताओ कौन ऐसा प्राणी है इस धरती पे जो सुबह में 4 पैर पे चलता है, दोपहर में 3 पैर पे चलता है और बूढ़े होने पे दोपहर में 2 पैर पे चलता है और बूढ़े मतलब और इवनिंग में, है ना, 3 पैरों पे चलता है। तो कोई इसका आंसर नहीं दे पाता है। इवेंचुअली क्या होता है कि जब ऑडिपस से पूछा गया सेम क्वेश्चन तो ऑडिपस कहता है मैन, इंसान, क्योंकि इंसान जो है जब पैदा लेता है तो वो 4 पैरों पे चलता है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो फिर 2 पैरों पे आ जाता है और जब बूढ़ा हो जाता है तो हाथ में लाठी आ जाता है तो वो 3 पैरों पे आ जाता है। तो ये रिडल को सॉल्व कर देता है और जब ये रिडल को सॉल्व करता है तो स्पिंक्स क्या करता है, इस पूरे शहर को आज़ाद कर देता है, थीब्स को आज़ाद कर देता है। और जैसे ही थीब्स को आज़ाद कर देता है, इस चीज़ की खुशी में आके क्या होता है, इसको थीब्स का राजा बना दिया जाता है, किंग बना दिया जाता है ना। अब ऑडिपस जो है वो राजा बन चुका है अपने ही फादर को मार के, अपने ही फादर को अननोइंगली उसने मर्डर कर दिया और वो उसी जगह का राजा बन गया जहां से वो आया था। अब क्योंकि लायस मर चुका है तो लायस की जो वाइफ है जिसका नाम था जेकोस्टा, है ना, जेकोस्टा से क्या करता है ये इवेंचुअली, जेकोस्टा से क्या करता है इवेंचुअली, क्योंकि अब ये राजा बन चुका है तो जेकोस्टा से ये शादी कर लेता है। तो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन किंग ऑडिपस एंड जेकोस्टा। एक तो मदर और सन का रिलेशन है और दूसरा हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन हो गया। तो ये जो ऑरिकल हुआ था इनिशियली शुरुआत में, ये ऑरिकल्स क्या हो गया, ट्रुथ निकला, है ना, ये ऑरिकल्स ट्रुथ हो गया। अब क्या होता है कि जैसे ही ऑरिकल के बारे में पता चलता है, किसको, ऑडिपस को और जेकोस्टा को, तो जेकोस्टा खुद सुसाइड कर लेती है ना, और ऑडिपस जो है वो अपने आप को अंधा कर लेता है। वो सोचता है कि मैं क्यों ही जाना ट्रुथ। अब इस कहानी को, क्योंकि अब तो ये कहानी था ओवरऑल, अब इस कहानी को क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस क्या करते हैं, मिथ के फॉर्म में समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि ये जो कहानी है पूरा ऑडिपस द किंग की, वो एक्चुअली में स्ट्रक्चर्ड वे में बनी हुई है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में बनी हुई है। अब इस स्ट्रक्चरल फॉर्म को समझने के लिए हमें उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। अब इस कहानी को ध्यान में रखना है, कैरेक्टर को ध्यान में रखना है और कौन सा कैरेक्टर क्या था उसको भी समझ आना है ना। अब हम जब स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो इजीली आपको अच्छे से समझ आएगा। इस ग्रुप को ध्यान से देखिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, है ना। अब ग्रुप ए में क्या है कि ग्रुप ए में ओवर रिएक्टिंग ब्लड टाइज है। ये जो ग्रुप है, ये जो 4 ग्रुप हैं, ये चारों ग्रुप क्या कर रहा है, ये मिथ को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रख रहा है, एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में रख रहा है। तो ग्रुप ए में क्या हुआ कि सेम स्ट्रक्चर के लोग हैं, ओवर रिएक्टिंग ब्लड टाइज है। यहाँ पे ओवर रिएक्टिंग ब्लड टाइज कैसे है कि ऑडिपस जो होता है वो मैरी अपने ही मदर से शादी करता है। तो यहाँ पे जो ब्लड का रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप है, इंसेस्ट वाला है, INCEST, जिसको टैबू भी कहते हैं, है ना, टैबू। तो ये जो कहानी का जो मिथ का जो फर्स्ट पार्ट था ग्रुप ए, जिसमें कि ऑडिपस अपनी ही माँ से शादी करता है, ये टैबू टॉपिक है, इंसेस्ट है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी से। दूसरा जेकोस्टा जो है वो क्या है, बोथ मदर और वाइफ का रोल अदा कर रही है, जो कि समाज को एक्सेप्टेबल नहीं है, जो समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, टैबू हो गया ग्रुप ए। अब ग्रुप बी में देखो, अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में है ग्रुप बी। ग्रुप बी में क्या हो रहा है, अंडर रेटिंग ब्लड टाइज है, यहाँ पे ओवर रेटिंग ब्लड टाइज था और यहाँ पे अंडर रेटिंग ब्लड टाइज है। क्यों, क्योंकि ऑडिपस जो है वो अपने फादर को मर्डर कर देता है, अपने फादर को मार देता है। उसके बाद जो लायस है वो अपने ही बेटा से मारा जाता है ना।
तो बेटा और सन दोनों के जो रिलेशन है वो अंडर रेटिंग ब्लड टाइज को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे मर्डर है ना। तो ग्रुप ए जो है वो कॉन्ट्रास्ट में है, ग्रुप ए कॉन्ट्रास्ट है ग्रुप बी से, क्योंकि ग्रुप ए में क्या हो रहा है, ओवर रेटिंग ब्लड टाइज है, ग्रुप बी में अंडर रेटिंग ब्लड टाइज है। ये एक स्ट्रक्चर है, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। फिर तीसरे में क्या होता है, ग्रुप सी में ऑडिपस जो है सॉल्व करता है क्या, स्पिंक्स के रिडल को, क्योंकि स्पिंक्स जो है वो बीस्ट है, बीस्ट के रिडल को सॉल्व करता है और कहता है कि ये जो मैन है वो प्रूव कर रहा है सुपीरियर टू बीस्ट, क्योंकि मैन था ये, ऑडिपस इंसान था, तो ऑडिपस यहाँ पे सुपीरियर हो गया किससे, बीस्ट से हो गया। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया, यहाँ पे कल्चर दिखाया गया है, TURE कल्चर, याद रखना है। यहाँ पे दिखाया गया था इंसेस्ट, यहाँ पे कल्चर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कैडमस जो है वो सॉ करता है, मतलब टूथ को बिखेरता है, कहाँ, ड्रैगन के टीथ को क्या करता है, जमीन पे बिखेरता है, जो मैंने कहानी के पहले पार्ट में बताया था। और ह्यूमंस जो है वो इमर्ज होता है कहाँ से, सॉइल से, ह्यूमन सॉइल से इमर्ज होता है। तो ये हो गया नेचर। तो देखो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कैसे हैं, यहाँ पे वो कहते हैं ऑडिपस शॉर कहते हैं कि देयर इज एन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर विद इन द स्टोरी इटसेल्फ। जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे तो स्टोरी का एक स्ट्रक्चर है, तो स्टोरी का स्ट्रक्चर कैसे है, ओवर रेटिंग ब्लड टाइज वर्सेस अंडर रेटिंग ब्लड टाइज, है ना। देखो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है, क्या है यहाँ पे, पावर का है, पावर है ना, वुमेन वर्सेस मैन, वुमेन वर्सेस मैन। फिर क्या है यहाँ पे, ग्रुप सी में कल्चर वर्सेस नेचर, है ना, दो अपोजिशनल चीजें हैं। कल्चर की बात हो रही है यहाँ पे नेचर की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर सिखाता है, क्या सिखाता है, कि ये जो मैन है वो पावरफुल है, सुपीरियर, अपने बीस्ट से ज्यादा सुपीरियर है, एक रीजन देता है ना। और दूसरा क्योंकि रिडल सॉल्व कर रहा है, रिडल कौन सॉल्व करता है, जिसके पास रीजन होता है, जो समझ पाता है। और यहाँ पे जो कैडमस है वो ड्रैगन के टीथ को क्या कर रहा है, सॉइल में डाला, और सॉइल से क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, क्या, लोग इमर्ज हो रहे हैं, ह्यूमंस इमर्ज हो रहे हैं। तो ये नेचर का पार्ट है ना, क्योंकि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम दिस लैंड। तो ये क्या है, ये आपस में स्ट्रक्चरल फॉर्म में बना हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर को निकाल दें और इसकी कहानी, कोई और कहानी यहाँ पे अटैच कर दे, तो कहता है कि अब बिल्कुल भी, जैसे आप मान के चलो कैरेक्टर का नाम चेंज कर दो, कैरेक्टर का नाम चेंज कर दो और कहानी कुछ और बना दो, प्लेस का नाम चेंज कर दो, कहानी कुछ और लिख दो, लेकिन यही अगर स्ट्रक्चर फॉलो करेगा ना, या फिर सपोज मान के चलते हैं कोई और कहानी को लेते हैं, तो उस कहानी में क्या होगा, मैन वर्सेस वुमेन हो सकता है, उस कहानी में भी ओवर रेटिंग ब्लड वर्सेस अंडर रेटिंग ब्लड हो सकता है, उस कहानी में भी कल्चर वर्सेस नेचर हो सकता है। तो ये जो मिथ्स हैं, जितने भी मिथ्स हैं, जब उसको हम एनालिसिस करेंगे तो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमें दिखेगा। और वो कहता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपस में इंटर बिल्कुल भी नहीं है, जो कहानी है वो स्ट्रक्चर से इंटर रिलेटेड नहीं है ना। स्ट्रक्चर एक अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाता है और कहानी उस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होता है। क्लियर है। अब जैसे इसके सिंबलाइज कुछ पढ़ लेते हैं। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो अपनी कॉपी में, ताकि आपके लिए आसानी होगा। जैसे हमने देखा यहाँ पे, देखो क्या क्या एलिमेंट्स हैं, हमने क्या क्या एलिमेंट्स देखा, और उसका स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, है ना। अब जैसे एलिमेंट में क्या क्या था, रिडल सॉल्व किया गया, है ना, रिडल सॉल्विंग, उसका जो सिग्निफिकेंस होगा वो क्या होगा, विच मीन्स कि ह्यूमन रीजन की बात हो रही है, ह्यूमन रीजन की बात हो रही है ना। और राइज ऑफ कल्चर की बात हो रही है, राइज ऑफ कल्चर की बात हो रही है, क्योंकि रिडल वही, एक रिडल क्या है, एक मिथ है, रिडल क्या है, काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, और रिडल किसने बनाया, बीस्ट ने बनाया, बीस्ट ने बनाया। तो यहाँ पे मैन वर्सेस बीस्ट भी है, देख रहे हो ना, मैन वर्सेस बीस्ट। यहाँ पे ये जो मैन है वो कल्चर्ड आदमी है, कल्चर्ड आदमी है, तो कल्चर्ड वर्सेस नेचर, बीस्ट जो है नेचर का पार्ट है ना। तो कल्चर वर्सेस नेचर हो गया यहाँ पे, मैन वर्सेस बीस्ट हो गया यहाँ पे, है ना। और बीस्ट का जो रिडल है उसको सॉल्व किया किसने, इंसान ने, ह्यूमन ने सॉल्व किया। तो ह्यूमन क्या हो गया, ह्यूमन रीजनेबल है, क्रिटिकल थिंकर है, और कल्चर का राइज हो गया। ये बताता है कि कल्चर का राइज होना, है ना, ये स्ट्रक्चर था, एक रियल स्ट्रक्चर था। तो किसी भी बुक के अंदर जब आप पढ़ोगे, किसी भी नॉवल को एनालिसिस करोगे, तो आप कल्चर देखोगे, कल्चर वर्सेस
नेचर मिलेगा आपको। क्लियर है? अब देखो दूसरा क्या था, ब्लाइंडिंग। हमने देखा ब्लाइंडिंग हमने देखा किस तरह से ऑडिपस जो है उसने अपने आप को ब्लाइंड कर लिया जब उसे ट्रुथ का पता चल गया, तो उसने खुद को अपने आप को पनिश किया ट्रुथ सीख करने के लिए, है ना। वो ट्रुथ सीख करने में इतना आगे चला गया कि उसे खुद को अपने आप को अंधा करना पड़ा, विच मीन्स कि ही वॉज ब्लाइंड अर्लियर। तो वो लिटरल ब्लाइंड नहीं था, बल्कि वो ट्रुथ से ब्लाइंड था, लेकिन ट्रुथ जानने के बाद वो खुद ब्लाइंड हो गया। तो यहाँ भी क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है ना। अब जैसे इंसेस्ट, CEST, इंसेस्ट। इंसेस्ट का क्या मतलब होता है, टेबू। टेबू वो होता है जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसे अपने ही माँ से शादी कर लेना, अपने ही ब्लड रिलेशन में शादी कर लेना। जैसे बहुत सारे कल्चर में ऐसा है कि अपने ही कजन भाई से, फर्स्ट कजन से शादी हो जाती है, तो वो क्या है, वो बहुत सारे ऐसा समाज है जो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे आप साउथ इंडिया जाओगे तो साउथ इंडिया में एक्सेप्टेंस है कि अपने ही फर्स्ट कजन से शादी किया जा सकता है, लेकिन अब अगर वही बिहार, यूपी या नॉर्दर्न पार्ट में आओगे तो वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वही कह रहा है यहाँ पे इंसेस्ट है, विच मीन्स की वायलेशन ऑफ कल्चरल कोड्स, है ना। ये वायलेशन हो गया, क्या हो गया, वायलेशन हो गया कल्चरल कोड्स का, कल्चरल कोड्स का, है ना, जो एक्सेप्टेबल समाज के द्वारा नहीं है ना। फिर और भी है बट इतना ही हम समझते हैं। तो आई होप अब क्लियर आपको समझ आ गया होगा कि मिथ्स क्या है। अब छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब तक में तो आपको समझ आ गया होगा कि क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस बाइनरी अपोजिशन पे वर्क कर रहे थे, कि जो स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो हमेशा बाइनरी अपोजिशन के ऊपर बेस्ड है। तो ये इंस्पिरेशन इन्होंने फर्डिनेंड डी सोश्योर से लिया था। अब सोश्योर क्या कहते थे, वो कहते थे जो स्ट्रक्चर है ना, वो एक बड़ा पार्ट है ना। लेकिन जब हम जैसे उसमें उन्होंने लैंग और पेरोल की बात की थी, तो लैंग क्या था, लैंग इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, बट पेरोल जो था वो स्पीच अटरेंस था, कि एनी पर्टिकुलर स्टेट में, एनी पर्टिकुलर प्लेस, टाइम और स्पेस में जो हम वर्ड को स्पीच करते हैं, अटर करते हैं, वो था हमारा पेरोल। और लैंग क्या था, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर था। जैसे हम ग्रामर की बात करेंगे, इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे, तो पूरे इंटायर वर्ल्ड में इंग्लिश ग्रामर सब जगह सेम होगा, लेकिन हम सेंटेंस का जो फॉर्मेशन करते हैं, जो वर्ड का अटरेंस होता है, वो अलग अलग हो सकता है हमारा, है ना। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस के अंदर यूजुअली होता है, कॉमनली होता है। तो सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है ना। तो यही है कि लेकिन स्ट्रक्चर तो वही है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वही कहता है यहाँ पे कि स्ट्रक्चर वही रहता है, लेकिन कहानी बदल सकता है, उसी को लैंग और पेरोल कहते हैं। तो उसने एक टर्म दिया मिथेम्स, MYTHEMES, THEMES। जिस तरह से पेरोल है सबसे छोटी यूनिट है किसका, लैंग का, उसी तरीके से मिथेम जो है वो छोटी यूनिट है मिथ का। जब हम मिथ का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो मिथ का एनालिसिस मिथेम से होता है। मिथेम जो है वो छोटी यूनिट है मिथ का। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से जब हम लैंग्वेज में फोमीन्स पढ़ते हैं, फोमीन्स पढ़ते हैं ना, फोमीन्स क्या होता है, एक होता है लैंग्वेज का सबसे छोटा पार्ट, किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट, है ना, विच मीन्स कि मिनिमल साउंड यूनिट। किसी भी लैंग्वेज के साउंड के यूनिट का सबसे छोटा यूनिट होता है फोनेम्स, है ना, साउंड का अटरेंस। उसी तरीके से मिथेम जो है वो पेरोल की तरह है और फोमीन्स की तरह है, जिसमें कि जैसे सपोज अगर हमने माना किलिंग हिज ओन फादर, जब ओडिपस अपने खुद के फादर को मारता है, ये क्या हो गया, ये एक स्ट्रक्चरल मिथेम्स हो गया। और इस पूरे मिथेम्स से मिलके एक पूरा का पूरा कहानी बना, जैसे किलिंग हिज फादर, मैरिंग हिज मदर, है ना, सॉल्विंग अ रिडल, फिर रिडल सॉल्व करने के बाद खुद ब्लाइंड हो जाता है जब उसे ट्रुथ का रियलाइजेशन हो जाता है। तो ये सारे के सारे क्या थे, छोटे छोटे मिथ्स थे, छोटे छोटे मिथेम्स थे, और इस मिथेम्स को मिला दे तो एक कंप्लीट स्टोरी बन जाता है। तो उसी को उसने बोला। और ये सारे के सारी चीजें जो हैं वो रैंडम नहीं है, क्या कहता है ना, ये जितनी भी, जैसे किलिंग हिज फादर, जैसे इस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, किलिंग हिज ओन फादर, है ना, marries his mother,
ठीक है, अपने खुद के फादर को मारता है, शादी करता है, सॉल्व करता है रिडल को, सॉल्व रिडल्स, और लास्ट में ब्लाइंड्स हिमसेल्फ, ब्लाइंडिंग। अब यहाँ पे क्या है, ये छोटे छोटे मिथेम्स हैं, कहानी का छोटा छोटा पार्ट है। पहला पार्ट था जिसमें कि उसने क्या किया, उसने अपने फादर का मर्डर किया, अननोइंगली उसने अपने फादर का मर्डर किया। फिर रिडल को सॉल्व करता है वो, दूसरी कहानी, उसी के अंदर दूसरी कहानी है, छोटी छोटी कहानी है। फिर तीसरा, अपने ही माँ से शादी करता है वो। फिर चौथा, खुद को ब्लाइंड कर लेता है। तो ये सारे मिथेम्स मिलके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम था ऑडिपस द रेक्स, ऑडिपस द किंग, है ना। तो ये पूरे छोटे छोटे मिथेम्स मिलके एक पूरी कहानी बनाया, एक पूरे मिथ को क्रिएट किया जिसका नाम था ऑडिपस द किंग। तो यहाँ पे क्या हो गया, दीज, और कहता है कि ये सारी चीजें जो है ना वो रैंडम ऑर्डर में नहीं है, बल्कि आपस में कनेक्टेड है, रिफ्लेक्ट करता है बाइनरी अपोजिशन को। जैसे नेचर वर्सेस कल्चर हमने देखा, इग्नोरेंट वर्सेस नॉलेज हमने देखा, ऑर्डर वर्सेस क्योस हमने देखा। क्लियर है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। मे बी रोनाबाद को पढ़ेंगे या फिर रशियन फॉर्मलिज्म को पढ़ेंगे या कोई न्यू लेक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।